हेलो बच्चों, कैसे हो सब। हाइड्रोकार्बन्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे सारे कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस चैप्टर हमें अच्छे से अब आते हैं। उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं, डीपीपीज में टेस्ट भी अटेम्प्ट कर चुके हैं। तो मेन इम्पॉर्टेंट डिस्कशन जो है हमारा एनसीईआरटी डिस्कशन, वो यहाँ अब करेंगे। ठीक है, तो देखो शुरू करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। How do you account for the formation of ethene during chlorination of methane? तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करते हैं तो हमें इथेन किस तरीके से ऑब्टेन होती है। तो देखो मैकेनिज्म के थ्रू हम जाते हैं। जो मैकेनिज्म का स्टेप 1 होता है हमारा, वो क्या होता है, इनिशिएशन। और इनिशिएशन में हमारा क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। क्या होता है इस स्टेप में, Cl2 जो होता है वो रिएक्ट करता है, हमारा रिएक्ट नहीं करेगा, उसमें क्या होता है, होमोलिटिक क्लीवेज होती है इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। Hμ हमने डाला तो यहाँ पर हमारा होता है होमोलिटिक फ्यूजन। होमोलिटिक का मतलब क्या होता है, जो शेयर्ड बॉन्ड है उसमें से क्या होगा, अपना अपना इलेक्ट्रॉन वो ले लेंगे। ठीक है, इस तरीके से तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 Cl रेडिकल हमें मिल जाएंगे। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप जो होता है, स्टेप 2, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोपगेशन स्टेप कहते हैं। प्रोपगेशन स्टेप में क्या होगा, जो रेडिकल हमारा बना है, ठीक है, जो रेडिकल हमारा बना है वो CH4 के साथ रिएक्ट करके एक मिथाइल रेडिकल जनरेट करता है। जैसे कि ये देखो, ये हमारा है CH4 मॉलिक्यूल। ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया Cl रेडिकल के साथ, तो यहां पर क्या होता है, फिर से हमारा क्या होगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तो है ही, इस प्रेजेंस में ये क्या होगा, H रेडिकल बना देगा और हमारा मिथाइल रेडिकल बना देगा। जो C और H का शेयर्ड बॉन्ड है उसमें होमोलिटिक फ्यूजन हो जाएगी, जिसमें हमारे H और Cl का रेडिकल कंबाइन करके HCl बना देगा और हमें मिल जाएगा CH3 रेडिकल। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर एक और रिएक्शन होती है, क्या होगा, जो ये CH3 रेडिकल है फिर से हमारा क्या करेगा, Cl2 के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, फिर से एक Cl रेडिकल हमारा जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो एक Cl रेडिकल होगा वो तो CH3 के साथ मिलकर क्या बना देगा, CH3L Cl बॉन्ड प्लस Cl रेडिकल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होता है, एक रेडिकल से दूसरा रेडिकल जनरेट होता रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा यहाँ पर क्या हुआ, CH3Cl बन गया। ठीक है, प्लस Cl रेडिकल के साथ हमने इसको रिएक्ट कराया, तो यहाँ पर देखो कार्बन और हाइड्रोजन के अभी भी क्या है, 3 बॉन्ड है हमारे पास। तो फिर से हमारा क्या होगा, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होमोलिटिक फ्यूजन के अंदर जाएगा और हमें क्या मिलेगा, CH2Cl रेडिकल प्लस HCl। ठीक है, अब इस CH2Cl रेडिकल के साथ हम फिर से रिएक्शन कराते हैं CCl की, फिर से एक रेडिकल जनरेट होके क्या बना देगा, CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल। जब तक हमारे सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते ये रिएक्शन होती रहती है, रेडिकल्स हमारे जब तक यहाँ पर प्रेजेंट हैं। लास्ट स्टेप हमारा जो होता है, थर्ड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म इज टर्मिनेशन स्टेप। जो रेडिकल हमारे हैं उनको हम क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, इनको हम कहते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप, जिसमें हमारी जो रिएक्शंस होती हैं वो क्या होती है, एक तो जो Cl रेडिकल हमारा है वो आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे, Cl मतलब Cl2 मॉलिक्यूल बना देंगे। एक टर्मिनेटिंग स्टेप ये होता है, CH3 रेडिकल जो बने हैं वो आपस में टर्मिनेट हो जाएंगे, क्या बना देंगे, बॉन्ड बना लेंगे 2 CH3 के बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, ईथेन। तो अब पता चला ईथेन हमारी कैसे बनती है, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में। और लास्ट स्टेप क्या होता है कि ये पॉसिबिलिटी भी होगी कि CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल आपस में जुड़ जाए, तो ये होता है CH3Cl। तो यहाँ पर जितने भी रेडिकल होते हैं वो
जितनी पॉसिबल वेरिएशंस होती हैं आपस में उतने बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि वुड्स रिएक्शन में हम करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, इस तरीके से टर्मिनेशन स्टेप में हमें इथेन मिलता है। क्लियर। अब देखो इसको हम क्या कह सकते हैं, बाय प्रोडक्ट ऑफ, ये कैसे ऑब्टेन होता है, इट इज ऑब्टेन्ड एज बाय प्रोडक्ट ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। ठीक है, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन में एक बाय प्रोडक्ट की तरह इसको ऑब्टेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो देखो पहला स्ट्रक्चर हम देखते हैं, पहले इससे पहले इसको हम यहाँ पर 2 लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर है सबको। अब पहले स्ट्रक्चर को हम ओपन करके लिखते हैं, तभी उसका IUPAC नेम अच्छे से बता पाएंगे। तो ये हो गया CH3, CH डबल बॉन्ड C, और इस डबली बॉन्डेड कार्बन से क्या है, 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड हैं। तो लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए हम नंबरिंग किस साइड से शुरू करेंगे, राइट साइड से, 1 2 3 4। तो यहां से इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा, देखो सेकेंड पोजीशन पर क्या प्रेजेंट है, मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट, और हमारा यहाँ पर क्या है, सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है तो उसके लिए लिखेंगे ब्यूट 2 इन। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूट 2 इन। ऑप्शन बी में देखो, अब यहाँ पर नंबरिंग हम कहां से शुरू करेंगे, जहां से हमारा सब्स्टिट्यूएंट या फिर जो सफिक्स प्रेजेंट है, जैसे डबल या ट्रिपल बॉन्ड, जहां से पास पड़ेगा। तो यहाँ पर CH2 में पास पड़ रहा है। कंपेयर हम कब करते हैं, प्रायोरिटी जब सेम पोजीशन पर पड़ रहा हो, बट यहाँ पर सेम पोजीशन पर नहीं है, डिफरेंट पोजीशन पर है। तो ये हो जाएगा, देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, जिसमें फर्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड है और थर्ड कार्बन पर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे हम, पेंट। पहले हम डबल बॉन्ड को लिखते हैं क्योंकि अल्फाबेटिकली ई पहले आता है। ठीक है, तो यहां पर इन लिखेंगे और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके ई को रिमूव नहीं करेंगे क्योंकि आइन में हमारा कोई वोवेल प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 इन, इसको मैं यहां पर थोड़ा सा क्लियरली लिख लेती हूं, 1 के बाद क्या आएगा, डैश आएगा। ठीक है, पेंट 1 इन 3 आइन। क्लियर है, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा। अब ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी में हम नंबरिंग चाहे राइट साइड से करें चाहे लेफ्ट साइड से करें, हमारे फर्स्ट और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसका IUPAC नेम क्या आ जाएगा, ब्यूटा। ठीक है, इसका ए रिमूव नहीं करेंगे, जनरली हम लास्ट का जो हम ए होता है वो रिमूव कर देते हैं क्योंकि आगे अगर वोवेल प्रेजेंट है, AEIOU, बट यहाँ पर वोवेल नहीं प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पर इन नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, 1 3 डाई इन। तो यहाँ पर डी आएगा, डी की वजह से यहाँ पर ए को हम रिमूव नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा ब्यूटा 1 3 डाई इन, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 3 ब्यूटा डाई इन। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहां से ये करेक्ट IUPAC हो गया। अब ऑप्शन डी को हम देखते हैं, उससे पहले यहां पर इसको क्लियरली जरा सा थोड़ा सा हम कर लेते हैं, ब्यूटा डाई इन। अब ऑप्शन डी में हमें देखो क्या गिवन है, यहां पर 4 कार्बन की चेन है। ठीक है, 1 2 3 4 4 कार्बन की चेन है। तो यहां पर एक कार्बन पर तो क्या है, फिनाइल रिंग प्रेजेंट है। ये क्या है, हमारी फिनाइल रिंग। इसको हम सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट करेंगे, इसको हमने क्या किया है, सब्स्टिट्यूएंट की तरह काउंट करेंगे। और ये जो डबल बॉन्ड होगा हमारा, ये डबल बॉन्ड हमारा कहाँ यूज होता है, सफिक्स में यूज होता है। इसको हम क्या देंगे, इसलिए हायर प्रायोरिटी। ठीक है, इसको हम डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रायोरिटी देंगे। तो इसका जो नेमिंग होगी वो किस तरीके से आएगी, देखो नंबरिंग कहाँ से इसकी शुरू होगी, CH2 डबल बॉन्ड से। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4।
तो फोर्थ पोजीशन पर हमारा फिनाइल प्रेजेंट है। तो इसका आईयूपीएसी नेम देखो क्या होगा, ऑप्शन डी का आईयूपीएसी नेम हो जाएगा 4 फिनाइल ब्यूट, 4 कार्बन की चेन है और फर्स्ट पर क्या है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 1 इन, और हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 4 फिनाइल ब्यूटीन। इसका मतलब क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पर ही हमारा डबल बॉन्ड है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, ई जो कंपाउंड है वो एक बेंजीन रिंग है जिस पर एक कार्बन पर OH है और उससे एडजेसेंट कार्बन पर क्या है हमारा CH3 प्रेजेंट है। तो यहाँ पर बेंजीन रिंग के साथ अगर OH प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फिनोल कहते हैं। अब यहाँ पर इसलिए इसको ज्यादा प्रायोरिटी देंगे तो 1 और 2, यहाँ पर 2 पर क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, तो हम इसको लिखेंगे 2 मिथाइल फिनोल। क्लियर है सबको। अब देखो F हमारा जो कंपाउंड है, F कंपाउंड को अगर मैं ओपन करके लिखूं तो देखो यहाँ पर क्या है, CH3। CH3 के बाद हमारा यहाँ पर क्या है, F देखो 4 CH2 है, 1 2 3 4, उसके बाद क्या है, एक CH है। यहाँ पर देखो इस CH पर 3 CH2 और हैं और एक CH3 है, ठीक है। यहाँ पर इस CH पर क्या है, 3 CH2 और हैं और एक CH3 है, और नीचे की तरफ यहाँ पर क्या है, CH2 था, उसके बाद CH, और उस C पर क्या है, 2 CH3 अटैच्ड है। अब हमें क्या करना है, इसकी आईयूपीएसी नेमिंग करनी है। आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करेंगे, हम इसकी लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कहीं पर भी 10 अगर देखें हम, कहीं पर दिख रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो बाकी हर जगह से क्या बन रही है, 9 की चेन बन रही है। अब हम नंबरिंग लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करते हुए राइट टू लेफ्ट करेंगे, ठीक है। 6 7 8 9 10, 10 के लिए हम क्या यूज करते हैं, डेक यूज करते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, 5th पोजीशन पर प्रेजेंट है, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। 5th पोजीशन पर क्या है, देखो 1 2 3, 2 मिथाइल 5th पोजीशन पर क्या है, 2 मिथाइल और 3 कार्बन की चेन है, तो प्रोपाइल, ठीक है। खुद भी ये सब्स्टिट्यूएंट है तो प्रोप के आगे भी क्या आएगा, आइल आएगा, प्रोपाइल, और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारा, डेकेन आ जाएगा, क्योंकि 10 कार्बन की सैचुरेटेड चेन है। क्लियर है सबको। अब देखो लास्ट में जो हमारा कंपाउंड है उसकी अगर हम नंबरिंग करें तो देखो लोएस्ट लोकेंट रूल कब फॉलो होगा हमारा, जब हम राइट टू लेफ्ट उसकी नंबरिंग करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, हमारे 10 कार्बन है, ठीक है। 4th पर क्या है, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, सॉरी 4th पर क्या है, इथाइल, क्योंकि C2H5 है, तो ये हो जाएगा 4 इथाइल डेका, ठीक है। 10 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, डेका। और यहाँ पर एक क्यों नहीं रिमूव हुआ है, देखो यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, 3 डबल बॉन्ड, एक फर्स्ट कार्बन पर, एक 5th कार्बन पर और एक 8th कार्बन, तो ये आ जाएगा 1 5 8 ट्राइन। तो यहाँ पर इन की जगह हमने ट्राइन लिखा है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है, तो टी हमारा वोवेल नहीं है, इसलिए हमने डेका का ए नहीं हटाया। क्लियर है सबको। तो ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स राइट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड आईयूपीएसी नेम ऑफ all the possible isomers having the number of double or triple bond as indicated। तो सबसे पहले C4H8 में वो आइसोमर्स हमें बनाने हैं जिनमें क्या होगा, एक डबल बॉन्ड होगा और उनके आईयूपीएसी नेम लिखने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्ट्रेट चेन से शुरू करते हैं। तो ये हो गया स्ट्रेट चेन, और इसका आईयूपीएसी नेम देखो क्या होगा, 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, ब्यूट हमारा 4 कार्बन के लिए, और फर्स्ट पर क्या है, डबल बॉन्ड है, तो ब्यूट 1 इन हो जाएगा।
ठीक है। दूसरा आइसोमर क्या है, हम पोजीशन चेंज कर सकते हैं किसकी, डबल बॉन्ड की। तो यहां पर ये हो जाएगा CH3, ठीक है। अब हम फर्स्ट कार्बन की जगह क्या लगाएंगे, सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड लगा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट 2इन, क्योंकि अब सेकेंड कार्बन पर हमारा डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया। और ब्यूट 1इन को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल ब्यूटीन भी लिख सकते हैं। क्लियर है। अब देखो इसके अलावा क्या कोई और आइसोमर पॉसिबल है। देखो अगर फिर से हम इसको डबल बॉन्ड को राइट में शिफ्ट करेंगे तो वो फर्स्ट वाले आइसोमर से मैच कर जाएगा, ब्यूट 1इन। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसके डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं। तो हम यहाँ पर एक कार्बन को सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज करेंगे, ये हो गया कार्बन सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों कार्बन में से हम कहीं, अब 3 बॉन्ड है हमारे, तीनों में से कहीं पर भी डबल बॉन्ड बनाएंगे हमें सेम आइसोमर मिलेगा, ठीक है। तो उसका नाम हमारा क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल, सेकेंड कार्बन पर मिथाइल प्रेजेंट है, 2 मिथाइल prop 1ene, ठीक है। देखो इसकी नंबरिंग इस तरीके से होगी 1 2 3, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से हम उसकी नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्लियर है सबको। इसको मैं यहां पर क्लियर करके लिख देती हूं कि 1 से पहले भी डैश आएगा और 1 के बाद भी डैश आएगा। क्लियर है। तो यहां से ऑप्शन ए के तो 3 आइसोमर पॉसिबल है। अब बी में हमें क्या गिवन है, C5H8, जिस पर क्या है, एक ट्रिपल बॉन्ड हमें लगाना है। तो यहां पर भी इसी तरीके से हम शुरू करेंगे, सबसे पहले स्ट्रेट चेन, और जिसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड हमारा पहला पोजीशन पर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5। तो इसका IUPAC नेम है, 5 कार्बन है तो pent1ine, ठीक है। ए हम रिमूव कर देंगे क्योंकि आइन में क्या है हमारा, वोवेल प्रेजेंट है, ठीक है। सेकेंड आइसोमर क्या हो सकता है कि हम ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को चेंज कर दे, शिफ्ट कर दे फर्स्ट कार्बन से सेकेंड कार्बन में। अब इसकी नेमिंग अगर हम करें तो ये क्या हो जाएगा, pent2ine, ठीक है। सेकेंड पोजीशन पर क्या आ गया, ट्रिपल बॉन्ड आ गया। देखो 1 2 3 4 5। अब ट्रिपल बॉन्ड को हम इतना ही शिफ्ट कर सकते थे, फर्दर राइट में शिफ्ट करेंगे तो फिर से हमारा क्या रहेंगे, सेम आइसोमर्स रिपीट हो जाएंगे। अब हमें देखना है एक कार्बन को हम एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज कर सकते हैं। तो देखो मान लो हमने, और वो कार्बन सिर्फ और सिर्फ जो सब्स्टिट्यूएंट हम यूज करेंगे वो आ सकता है सेकेंड पोजीशन पर, क्योंकि हमारी एक कार्बन को रिमूव करेंगे तो 4 कार्बन की चेन बनेगी। 4 कार्बन की चेन में सिर्फ सेकेंड पोजीशन पर ही सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो सकता है, क्योंकि अगर इससे नेक्स्ट कार्बन पर हम CH3 मतलब थर्ड कार्बन पर CH3 अटैच करेंगे तो उसकी नंबरिंग दूसरी साइड से शुरू होगी और वहां पर भी वो क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पर आएगा। तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड अगर हम लगाएं तो यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, देखो ध्यान से, ये ऑलरेडी हमारे 3 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। तो यहां से देखो ये हो जाएगा CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इसकी अगर मैं नंबरिंग करूं तो किसको ज्यादा प्रेफरेंस देंगे हम, ट्रिपल बॉन्ड को। तो 1 2 3 4, यहां पर 3 पर क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। 3 पर मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो हमारा यहां पर उसके बाद क्या आ जाएगा, 3 मिथाइल ब्यूट 1ine, ठीक है। तो यहां पर भी हमारे 3 आइसोमर्स ही प्रेजेंट हैं, पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, राइट IUPAC नेम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड बाय द ओजोनोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो ओजोनोलिसिस में हमारा क्या होता है, डबल बॉन्ड जो होता है, एल्कीन्स का जो डबल बॉन्ड है वो हम यहाँ पर देखो सारी एल्कीन्स हैं, तो वो डबल बॉन्ड टूटकर कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे pent2ene की। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो
तो ये हो गया पेंट2इन। जब मैं इसकी ओजोनोलिसिस करूंगी क्या होता है, O3 इन प्रेजेंस ऑफ Zn एंड H2O, ठीक है, Zn और H2O। तो यहाँ पर जो ये डबल बॉन्ड है ये हमारा ब्रेक होके किसमें, कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3, एक H इससे अटैच्ड है और C डबल बॉन्ड O प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O H CH2 CH3। अब अगर इनके IUPAC नेमिंग हमें लिखने हैं तो देखो यहाँ से क्या होगा, 1 2 दो कार्बन की चेन है, इसको हम क्या कहते हैं, इथेनल, ठीक है। दो कार्बन की चेन है, CHO ग्रुप है तो अल यूज होगा, और सेकंड जो कंपाउंड है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा, क्योंकि वहां पर 3 कार्बन की चेन है और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन को हम नेमिंग में इंक्लूड करते हैं। तो वहां से क्या होंगे, हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। सेकेंड कंपाउंड हमारा क्या है, 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट3इन, ठीक है। तो 3,4 डाइमिथाइल हेप्ट3इन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले तो CH3 CH2 C, थर्ड कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, फिर फोर्थ कार्बन पर मिथाइल ग्रुप है, और थर्ड कार्बन पर क्या है, डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, और हेप्ट है तो टोटल हमारा क्या हो जाएंगे, 7 कार्बन्स हो जाएंगे। अब इसकी ओजोनोलिसिस अगर हम करेंगे, ठीक है, ओजोन, और लास्ट में हम क्या ऐड करते हैं, ZnH2O, तो यहां पर भी हमारा क्या होगा, जो डबल बॉन्ड है वो हमारा कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। देखो अगर डबली बॉन्डेड हमारा क्या है, उस पर डबली बॉन्डेड कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन प्रेजेंट है, तो वहां पर हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप बनता है, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर ये वाला कार्बन भी हमारा कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और इसका IUPAC नेम हमें लिखना है। तो जहां से C डबल बॉन्ड कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पास पड़ेगा उस एंड से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, इसको हम क्या कहते हैं, ब्यूटेनोन कहते हैं, ठीक है, ब्यूटेन। और सेकंड पोजीशन पर हमारा C डबल बॉन्ड O है तो उसको 2 ओन कहेंगे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा हमारा पेंटेन 2 ओन। क्लियर है। अब थर्ड कंपाउंड हमें क्या गिवन है, थर्ड कंपाउंड है 2 इथाइल ब्यूट 1 इन, ठीक है। तो 2 इथाइल ब्यूट 1 इन का मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाती हूं। ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन है, तो फर्स्ट कार्बन पर हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है, और सेकेंड कार्बन पर क्या है, C2H5 ग्रुप प्रेजेंट है, और हमारा क्या है, ब्यूट है, ठीक है। तो मतलब 4 कार्बन की चेन होगी। अब इसकी ओजोनोलिसिस अगर हम करते हैं तो हमें देखो क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड को जब हम तोड़ देंगे तो इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी अटैच्ड हैं, ठीक है, और ये किस में चेंज हो जाएगा, कार्बोनिल कार्बन में। इसी तरीके से सेकंड वाला कार्बन भी कार्बोनिल कार्बन में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है, एक तरफ C2H5 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, CH2CH3, और दूसरी साइड भी क्या है, CH2CH3। तो इनके IUPAC नेमिंग अब हमें लिखने हैं, तो यहाँ पर तो एक ही कार्बन है, तो एक कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, CHO ग्रुप में मीथेनल। यहाँ पर हम किसी भी साइड पर दूसरे कंपाउंड में, कीटोन में किसी भी साइड से नेमिंग शुरू करें तो वहां पर क्या होता है, थर्ड पोजीशन पर ही कीटोन आएगा, तो इसका जो नेम होगा वो क्या हो गया, 5 कार्बन है तो पेंटेन, और थर्ड पोजीशन पर C डबल बॉन्ड O है तो क्या आ जाएगा, पेंटेन 3 ओन। अब हमें फोर्थ कंपाउंड देखो क्या गिवन है, फोर्थ कंपाउंड है हमारा 1 फिनाइल ब्यूट 1 इन, तो हमारे फर्स्ट कार्बन पर ही PH ग्रुप अटैच्ड है, और फर्स्ट कार्बन पर ही क्या है, डबल बॉन्ड अटैच्ड है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 फिनाइल, 6 मेंबर्ड रिंग होगी,
ठीक है, जिसमें क्या है हमारी 3 डबल बॉन्ड अंदर होते हैं। ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH2CH3 प्लस ओजोनोलिसिस हम कर रहे हैं तो ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ ZnH2O। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, फिर से हमारा सेम जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा और कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो एक हमारा क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड। एक कंपाउंड क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, प्लस दूसरा कार्बन क्या हो गया, C डबल बॉन्ड OH CH2CH3। तो इसकी अगर नेमिंग हम करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो 1 2 3, इसको हम कहेंगे प्रोपेनल। क्लियर। और इसका नेम हमारा हो जाएगा बेंजल्डिहाइड। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। एन एल्कीन A on ozonolysis gives a mixture of ethanol and pentane 3-one. Write structure and IUPAC name of A। तो यहाँ पर देखो पहले इथेनॉल और पेंटेन 3-one हम बनाते हैं। क्या होता है, ये होता है इथेनॉल CH3CHO, ठीक है। फिर है हमारा पेंटेन 3-one, थर्ड कार्बन पर क्या है हमारा कीटोन प्रेजेंट है, उसके साइड में जो साइड चेन है वहां पर क्या है CH2CH3 CH2CH3, ये हो जाएगा पेंटेन 3-one। देखो नंबरिंग करते हैं हम 1 2 3 4 5। अब दोनों कार्बोनिल ग्रुप को मैंने एक साइड करके क्यों लिखा, क्योंकि ओजोनोलिसिस में क्या होता है हमारा एल्कीन का डबल बॉन्ड टूट के कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो अगर हम यहां से दोनों कार्बन से ऑक्सीजन हटा दें और आपस में ये कार्बन हमारे क्या हो जाएं, डबल बॉन्ड से ज्वाइन हो जाएं, तो हमें अपना स्ट्रक्चर ऑफ ए मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड C, और इस कार्बन से क्या अटैच्ड है दो इथाइल ग्रुप CH2CH3 CH2CH3। अब हमें इसकी नेमिंग करनी है। तो नेमिंग देखो कैसे करेंगे, लोएस्ट लॉक-इन रूल के अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे हम। तो यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर तो डबल बॉन्ड आ रहा है और थर्ड कार्बन पर क्या है, इथाइल सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो इस एल्कीन का जो नेम हो जाएगा हमारा वो होगा 3 इथाइल। ठीक है, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट यूज करेंगे, और सेकेंड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो पेंट 2-ene हो जाएगा। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर एंड IUPAC नेम ऑफ एल्कीन ए। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एन एल्कीन A कंटेन्स 3 CC बॉन्ड 8 CH सिग्मा बॉन्ड एंड 1 CC पाई बॉन्ड। ठीक है, A on ozonolysis give 2 moles of aldehyde of molar mass 44. Write IUPAC name of A। तो देखो हम कैसे कर सकते हैं इसको, कैसे प्रोसीड करना है इस क्वेश्चन के लिए। हमें पता है कि A की ओजोनोलिसिस में हमें 2 मोल्स ऑफ एल्डिहाइड मिलता है जिनका मोलर मास 44U है। ठीक है, मतलब 2 मोल्स ऑफ एन एल्डिहाइड, सेम एल्डिहाइड मिल रहा है। ठीक है, सेम एल्डिहाइड है तो हमारी जो एल्कीन थी वो क्या थी, सिमेट्रिकल थी, जिसका ओजोनोलिसिस हुआ था। ये हो गया सेम एल्डिहाइड, मतलब हमारी एल्कीन क्या है, सिमेट्रिकल। एल्कीन इज सिमेट्रिकल। अब देखो यहां पर हमें क्या क्या गिवन है। एन एल्कीन A कंटेन्स 3 CC बॉन्ड, मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 CC सिंगल बॉन्ड। तो किस तरीके से हो सकते हैं, इनसे हमें पता चल रहा है कि टोटल 4 कार्बन है, टोटल 4 कार्बन है। हमें गिवन है कि 8 CH बॉन्ड्स हैं एंड 1 CC पाई बॉन्ड है। यहां पर हम लिख लेते हैं 1 CC पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड कहां होगा, हमारे बिल्कुल सिमेट्रिकल एल्कीन के हिसाब से मिडल ऑफ द उसमें होगा, कंपाउंड में। फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन लिखो, अब देखो फॉर सिमेट्रिकल एल्कीन double bond should be between first, second and third carbon।
सेकेंड एंड थर्ड कार्बन। तो हमें देखो एल्कीन निकालनी है, तो एल्कीन देखो कैसे हो जाएगी, सी सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। अब 8 CH बॉन्ड्स हैं, तो देखो तो वैलेंसी कंप्लीट करके देखते हैं हम। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये हमारी एल्कीन हो जाएगी। इसका जब ओजोनोलिसिस हम करेंगे, क्या किया हमने, देखो यहाँ पर इसका ओजोनोलिसिस किया तो हमें कौन सा एल्डिहाइड मिलेगा, दोनों सेम एल्डिहाइड मिलेंगे, 2CH3C डबल बॉन्ड OH, जिसका मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या है, 44U है। क्लियर है सबको। अब हमारी ए है ये, ठीक है, एल्कीन जो थी वो ए थी, तो यहाँ पे इसका IUPAC नेम हमें बताना है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2-ब्यूटीन। क्या हो जाएगा, 2-ब्यूटीन। क्लियर है। तो ये हमारा आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हम इसके लिए लिख लेते हैं कि ये क्या है, 44 म्यू इसका मोलर मास होता है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। प्रोपेनल एंड पेंटेन 3-one are the ozonolysis product of an alkene. What is the structural formula of an alkene? तो सिंपल है, ओजोनोलिसिस का के प्रोडक्ट बताना भी सिंपल है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बताना भी सिंपल है। हमें बस क्या करना है, C डबल बॉन्ड O को एक साइड करके लिखना है। प्रोपेनल को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो ये होगा CHO, CH2, CH3। अब पेंटेन 3-one को हम कैसे लिख सकते हैं कि इसमें थर्ड कार्बन पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये हो गया CH2 CH3 और फिर ये हो जाएगा हमारा CH2 CH3। ये हो गया पेंटेन 3-one, 1 2 3 4 5। एल्कीन बनाने के लिए हमें क्या करना है, इन दोनों कार्बन को डबल बॉन्ड से जोड़ देना है। ठीक है, क्लियर है सबको। तो यहां से हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ओजोनोलिसिस करेंगे हम ZnH2O के प्रेजेंस में, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ठीक है, या फिर नहीं, यहाँ पर H नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ क्या है, सब्सटीट्यूशन प्रेजेंट है इथाइल ग्रुप का, CH2 CH3 CH2 CH3। अब इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना था, स्ट्रक्चर बना दिया। अगर देखो IUPAC नेम भी लिखना हो तो हम यहां से इसकी नेमिंग शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, 3 इथाइल, ठीक है, और 6 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा, हेक्स, और थर्ड कार्बन पर डबल बॉन्ड है तो हेक्स 3-ene हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर कंबशन रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स। तो देखो कंबशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर हम लिखे तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारी, अगर सिर्फ C और H इन्वॉल्व होते हैं तो देखो CXHY प्लस X प्लस Y बाय 4 O2 गिव्स XCO2, ठीक है, प्लस Y बाय 2 H2O। ठीक है, यहां पर ये क्या है, हमारे X और सॉरी इस कार्बन और हाइड्रोजन के एटम्स क्या है, बैलेंस्ड है ऑन बोथ साइड्स। अब देखो यहाँ पर हमारा पहला मॉलिक्यूल क्या है, ब्यूटेन। ब्यूटेन क्या है, एल्केन है। एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ पर n क्या है, हमारा 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, C4H10 के इक्वल। अब इसकी कंबशन रिएक्शन अगर हम लिखे तो क्या होगा, C4H10 प्लस 4 प्लस 10/4 कितना होता है ये, देखो 4 प्लस 10/4 O2 गिव्स 4CO2 प्लस Y बाय 2 H2O। तो अब हमें सिंप्लीफाई क्या करना है, 4 प्लस 10/4, तो 4 4 से 16, 16 प्लस 10 कितना होता है, 26, 26/4 हमारा कितना हो जाएगा, 13/2 O2 gives 4CO2 प्लस 5 H2O। सॉरी, अब देखो सेकंड में क्या है, पेंटीन। पेंटीन हमारा एल्कीन है जिसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो यहाँ पर n क्या है, 5 है पेंटीन के लिए, जैसे ब्यूट के लिए n 4 होता है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C5H10। तो यहाँ पर हम सेकेंड मॉलिक्यूल के लिए अगर लिखें कंबशन पेंटीन के लिए तो क्या हो जाएगा C5H10 प्लस क्या होगा 5 प्लस 10/4। फिर से ये कितना हो जाएगा हमारे पास 5 प्लस 10/4 इज 30/4। तो और ये हमारा कितना हो जाएगा 15/2 के इक्वल। 15/2 O2 गिव्स 5 CO2 प्लस 5 H2O। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा थर्ड हेक्साइन है। हेक्साइन देखो क्या होता है एल्काइन। एल्काइन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो यहाँ पर n हमारा 6 है तो फॉर्मूला हमारा क्या हो जाएगा C6H10। अब इसकी कंबशन रिएक्शन हम लिखते हैं। थर्ड हमारा हो गया C6H10। अब इसमें हमें क्या करना है 6 प्लस 10/4। तो 6 4 देखो 6 प्लस 10/4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पर 6 4 24, 24 प्लस 10/4 और ये कितना हो जाएगा 34/4। इसको हम लिखते हैं 17/2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 17/2। ये होता है हमारा x प्लस y/4 की वैल्यू हमने निकाल ली है। O2 गिव्स ये क्या होता है XCO2 तो 6 CO2 आ गया प्लस y/2 H2O मतलब 5 H2O हो जाएगा। फोर्थ मॉलिक्यूल हमें क्या दे रखा है टोल्यूइन हमें दे रखा है। तो टोल्यूइन का देखो अगर हम फॉर्मूला निकालें क्या होता है इस तरीके से होता है। यहाँ पर हो गया CH3 और यहाँ पर सब पर क्या है एक एक हाइड्रोजन होगा। तो यहाँ पर इसका कंडेंस्ड फॉर्मूला अगर मैं लिखूं तो क्या हो जाएगा कार्बन तो 7 है हमारे पास और हाइड्रोजन अगर हम काउंट करें तो देखो कितने हैं 3 4 5 6 7 8 7 C7H8। अब इसका कंबशन अगर मैं करूं C7H8 कितना हो जाएगा x प्लस y/4। यहाँ पर वैल्यू में निकालूं x प्लस y/4 कितना हो जाएगा 7 प्लस 8/4। तो 7 4 सा कितना होता है 28 प्लस 8/4 दिस इज इक्वल्स टू 36/4 और यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C7H8 प्लस 9O2 गिव्स 7CO2 प्लस 4H2O। क्लियर है, ये हमारी चारों की कंबशन रिएक्शन हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ड्रॉ द सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर ऑफ हेक्स2इन विच आइसोमर विल हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम हेक्स2इन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। हेक्स2इन हमारा क्या होता है CH3 6 कार्बन की चेन है जिसपे सेकेंड कार्बन पर हमारा क्या होगा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब मैं इसकी सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म यहाँ पर बनाती हूँ। ये हो गया इसका सिस आइसोमर जहां पर क्या होगा दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पर होंगे और दोनों एल्काइल ग्रुप क्या होंगे सेम साइड पर होंगे CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब अगर मैं ट्रांस आइसोमर की बात करूं ट्रांस आइसोमर में क्या होगा हमारे दोनों हाइड्रोजन ऑपोजिट साइड में होंगे और दोनों एल्काइल चेन ऑपोजिट साइड में होंगी। क्लियर है यहाँ से। अब हमें बताना है कि बॉइलिंग पॉइंट किसका मेल्ट यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट ही पूछा है तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट हमारा सिस आइसोमर का ज्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर is greater than trans isomer किसकी वजह से होता है ये रीजन यहाँ पर अब हमें पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ट्रांस में क्या होता है ये प्लेनर है। एक तो क्या होता है प्लेनर है और इसमें कुछ डायपोल क्या होती है कैंसिल हो जाती है जबकि सिस में कोई डायपोल कैंसिल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि सम ऑफ द डायपोल गेट कैंसिल आउट क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डायपोल्स आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, क्या है यहाँ पर ऑपोजिट इन डायरेक्शन है जिसकी वजह से सम ऑफ द डायपोल
get cancelled out. Some of the dipole get cancelled out. ठीक है, जबकि यहां पर क्या होगा, नो डाइपोल गेट कैंसल्ड आउट, नो डाइपोल गेट कैंसल्ड आउट, क्योंकि ये हमारी ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है. देयरफॉर मोर डाइपोल इंटरेक्शंस, यहां पर क्या होंगी, मोर डाइपोल इंटरेक्शंस, और जिसकी वजह से हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सिस आइसोमर क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ट्रांस. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमें, व्हाई इज बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल थ्रू इट दो इट कंटेन्स 3 डबल बॉन्ड्स. तो अब हमें स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन के बारे में बात करनी है. तो सबको पता है, दिमाग में क्या आता है, ड्यू टू रेजोनेंस. बेंजीन की स्टेबिलिटी सिर्फ एक वर्ड, रेजोनेंस. यहां पर देखो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर मैं ड्रॉ करूं तो किस तरीके से होंगे. ये बेंजीन है, ये हमेशा जो 3 पाई बॉन्ड हैं हमेशा क्या रहते हैं, कॉन्जुगेशन में रहते हैं. तो ये यहाँ पर है या यहाँ पर, इन 3 पोजीशन पर प्रेजेंट है. इनको डिटरमाइन करना क्या है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है. इसलिए हम इसको क्या करते हैं, एक रिंग की तरह रिप्रेजेंट करते हैं. देखो अब यहाँ पर ये रेजोनेंस कैसे पॉसिबल होता है. बेंजीन में क्या होता है, 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन, और 6 के 6 कार्बन क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं. क्या होते हैं ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, मतलब कि सेम प्लेन में रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, सेम प्लेन में है. देखो इस तरीके से इनमें रेजोनेंस होता है. ये मान लो फर्स्ट कार्बन है, ये क्या है, सेकंड कार्बन है. फिर हमारा क्या आता है, थर्ड कार्बन, ठीक है, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, और ये क्या है, सिक्स्थ कार्बन. ये सेम प्लेन में कौन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, हेक्सागोनल प्लेन होता है. इनका जो प्लेन होता है वो क्या होता है, हेक्सागोनल प्लेन होता है. ये हमारे देखो कार्बन होंगे, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ. ये आपस में कैसे ज्वाइंट रहते हैं, ऐसे. ठीक है, अब ये जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं इनकी जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, इस तरीके से ये आपस में, ये देखो ये हमारे पाई बॉन्ड इस तरीके से बनाते हैं. ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, रेजोनेंस पॉसिबल होता है. सेम प्लेन में होते हैं, पाई बॉन्ड ओवरलैप करते हैं, डीलोकलाइजेशन होता है. तो यहाँ पर ये क्या होता है, हम इसको लिखते हैं, इट हैज डीलोकलाइजेशन. डीलोकलाइजेशन की वजह से क्या होता है, हाईली स्टेबल. क्लियर है सबको. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम. व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक. तो एरोमेटिक होने के लिए हम क्या करते हैं, हकल्स रूल के पॉइंट्स देखते हैं. उससे पहले देखो यहाँ पर जो मैंने दिखाया है ना, ये वाले जो p ऑर्बिटल, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये सारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. ये क्या है, हमारे अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है. sp2 हाइब्रिडाइज्ड में क्या होता है, 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है किसके पास, कार्बन के पास. ठीक है, 1 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, जिसमें क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, जिसकी वजह से रेजोनेंस होता है. और यहाँ पर हमारे क्या होते हैं, स्टेबिलिटी को वो गेन करता है. देखो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 के यहाँ पर रेजोनेंस किस में हो रहा है, 1 2 3 4 एंड 5 6 में. इसी तरीके से सिमिलरली हमारा जो रेजोनेंस है वो पॉसिबल हो सकता है 2 3 में, 4 5 में एंड 6 1 वाले कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में. जिसकी वजह से क्या होता है, हम किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखो ये हेक्सागोनल प्लेन हो गया हमारा. ये क्या हो गया, हेक्सागोनल प्लेन, जिससे क्या है, एक एक हाइड्रोजन हमारा अटैच्ड है. इन कार्बन से क्या है, एक एक हाइड्रोजन अटैच है. एक जो रिंग होती है, ठीक है, जो पाई ऑर्बिटल की रिंग होगी, देखो मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट करती हूँ ताकि H के बॉन्ड के साथ मिक्स ना हो.
ये हमारी एक तो ऊपर बनेगी, ठीक है, ये क्या है हमारी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और एक हमारी क्या होती है रिंग के नीचे बनती है, ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर से भी ओवरलैप कर रहा है ये और नीचे से भी ओवरलैप करता है, तो ऊपर बन रही है और हमारा क्या हो रहा है ये नीचे भी एक रिंग बन रही है। क्लियर है सबको? तो ये हमारी क्या है पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये क्या होता है डीलोकलाइजेशन, जिसकी वजह से स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो कर रहे थे हम उस पर आते हैं। व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशंस फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक? तो इसके लिए हम लिखते हैं फॉर एनी सिस्टम टू बी एरोमेटिक इट शुड फॉलो हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। इट शुड फॉलो क्या होगा हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी। अब हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी क्या कहता है? देखो उसके पॉइंट्स हैं हमारी। फर्स्ट पॉइंट क्या है? स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, मान लिया। अब सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है? कंजुगेटेड सिस्टम होना चाहिए, जिसमें क्या होनी चाहिए हमारी कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन। क्या होनी चाहिए? कंप्लीट कॉन्टिन्यूअस कंजुगेशन हमारी होनी चाहिए, ठीक है। सी एक हमने प्लानरिटी का डिस्कस कर लिया है। एक पॉइंट हमारा क्या होता है? इट शुड हैव 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल होने चाहिए? 4n+2 की। इस को हमें फुलफिलमेंट होनी चाहिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स की। वेयर हमारा n क्या होता है? n कैन बी 0 और सम पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, 3 4 5 6, ठीक है। n 0 हो सकता है 1 2 4 5 6। अगर देखो n 0 है, इफ n इज इक्वल्स टू 0, पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे हमारे 2। अगर n हमारा 1 है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने हो जाएंगे? 6। n हमारा 2 है तो पाई इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हो जाएंगे? 4 2 8 + 10। क्लियर है? तो इस तरीके से अगर 2 6 10 इस तरीके से हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो क्या होंगे? हमारे फॉलो करेंगे हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी, और वो क्या होगा? एरोमेटिक कैरेक्टर होगा, जिसका एक जीता जाता एग्जाम्पल जो हम हर जगह पढ़ते हैं वो होता है बेंजीन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। एक्सप्लेन व्हाई द फॉलोइंग सिस्टम्स आर नॉट एरोमेटिक। देखो जो हमने यहाँ पर पॉइंट डिस्कस किए थे वही हमारे होने चाहिए। स्ट्रक्चर शुड बी प्लेनर। प्लेनर कब होता है? जब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। क्या होता है हमारा? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। अब यहाँ पर जो हमारा फर्स्ट है, देखो इसमें ये वाला जो कार्बन है जिसको मैंने सर्कल मार्क किया है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ये प्लेनर नहीं होगा। ये प्लेनर नहीं है तो हमारा एरोमेटिक नहीं होगा, नॉट एरोमेटिक। सेकेंड कंपाउंड में जिसको मैंने कार्बन को सर्कल किया है वो भी क्या है? हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, और वो इन सारी कंडीशंस की बदौलत क्या हो जाएगा? एरोमेटिक नहीं होगा। अब हमें जो थर्ड स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसको हम कहते हैं 8 एनुलिन, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? 8 एनुलिन। इसमें हमारे देखो 2 4 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या है? 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या है? एरोमेटिक नहीं होता, बट यहाँ पर कुछ और ट्विस्ट भी होता है। ये क्या होता है? प्लेनर नहीं होता। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, ये प्लेनर नहीं होता, ये टब शेप्ड कंपाउंड होता है। इसका शेप कुछ इस तरीके से हमारे पास होता है, ठीक है। ये हमारे 4 डबल बॉन्ड हो गए, जिसकी वजह से ये क्या होता है? नॉन एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये सारे के सारे क्या है? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ विल यू कन्वर्ट बेंजीन इनटू 1 क्या है?
पैरा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन। तो देखो बेंजीन है, ठीक है, उसके पैरा पोजीशन पर नाइट्रो और ब्रोमो ग्रुप होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें पैरा पोजीशन पर दोनों ग्रुप चाहिए हैं, तो पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो Br2 और NO2 में से क्या होता है, Br जो होता है, Br ब्रोमो ग्रुप हमारा क्या होगा, पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। और अगर मेटा पोजीशन पर हमें लगाना ही होते दोनों, तो हम पहले क्या करते, NO2 नाइट्रेशन करते, जिससे कि हमारा क्या होता, दोनों ग्रुप्स मेटा पोजीशन पर आ जाते एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, क्योंकि NO2 क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो हमने यहाँ पर पहले क्या किया, ब्रोमिनेशन, एनहाइड्रस FeBr3 की प्रेजेंस में हमने Br2 से इसकी रिएक्शन कराई बेंजीन की, तो हमें क्या मिल जाएगा, ब्रोमो बेंजीन मिल जाएगा। ठीक है, ब्रोमो बेंजीन की हम क्या करेंगे, फर्दर नाइट्रेशन कराएंगे। तो ये हमारा पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो क्या होगा, हमारा पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप आ जाएगा। तो नाइट्रेशन के रिएजेंट्स क्या होते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4, और हमारा टेम्परेचर क्या होता है, 323 to 333 केल्विन। तो यहाँ से इस तरीके से हमें मिल जाएगा, क्या कहेंगे इसको, पैरा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन, पैरा नाइट्रोब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अब सेकेंड जो कन्वर्जन है हमारी, उसमें हमें क्या करना है, मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाना है। मतलब अब हमें ग्रुप्स क्या चाहिए, मेटा पोजीशन पर, इसलिए पहले क्या करेंगे, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाएंगे, और मेटा डायरेक्टिंग हमारा क्या होता है, NO2। तो पहले हमारी रिएक्शन होगी कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, नाइट्रोबेंजीन। यहाँ पर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, 323 to 333 केल्विन। अब हम मेटा पोजीशन पर क्लोरो अटैच कराने के लिए क्या करेंगे, इसकी क्लोरीनेशन करेंगे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा क्या आ जाएगा, मेटा पोजीशन पर Cl ग्रुप आ जाएगा, क्लोराइड ग्रुप, और इसको हम क्या कहते हैं, मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। थर्ड जो कन्वर्जन है हमारी, हमें क्या करना है, बेंजीन से पैरा नाइट्रोटोलीन बनाना है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, पैरा पर NO2 ग्रुप एंड CH3 ग्रुप होगा। तो यहां से हम शुरू करते हैं बेंजीन से। तो पैरा पोजीशन के लिए हमें सबसे पहले पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगाना है, और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप हमारा कौन सा होता है, CH3 होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन करेंगे। ये क्या होता है, CH3Cl की रिएक्शन कराएंगे हम इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ये हमारा क्या हो गई, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, तो हमारी टोल्वीन हमें मिल जाएगी। ये हो गया बेंजीन पर CH3 टोलीन। ठीक है, अब हम क्या कराएंगे, इसकी नाइट्रेशन कराएंगे, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, और टेम्परेचर क्या होगा, 323 to 333 केल्विन। तो यहाँ पर पैरा पर हमारा क्या मिल जाएगा, NO2 ग्रुप आ जाएगा। अब ये क्या होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है, माइनर प्रोडक्ट भी हमें मिलता है सभी केसेस में। पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है, और माइनर प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, ऑर्थो सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो यहां से ये हमारा क्या हो गया, पैरा नाइट्रोटोलीन। अब इन दोनों में से हम कैसे निकालते हैं सिर्फ पैरा नाइट्रोटोलीन को, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। जब दोनों की हम क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, तो हमें मिल जाएगा सिर्फ पैरा नाइट्रोटोलीन। क्लियर है सबको। जो लास्ट कन्वर्जन है अब हमारी, वो क्या है,
एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन क्या होता है? बेंजीन पर COCH3। तो ये हमारी जो रिएक्शन होती है, देखो CH3COCl, हमें क्या बनाना है? एसिटोफिनोन। इसका स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। बेंजीन पर क्या होगा? COCH3। तो ये COCH3 ग्रुप अटैच करने के लिए हम क्या करते हैं? इसकी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन कराते हैं। ये हो गया एसिटोफिनोन। अब हम रिएक्शन का नाम लिख देते हैं। ये क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, जिसमें COCH3 ग्रुप जाकर अटैच हो जाता है। और हमारी जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती है? अनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में हम इसको हीट करते हैं। ठीक है, क्लियर सबको? HCl रिमूव हो जाएगा। तो ये थी हमारी चारों कन्वर्जन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, इन द एल्केन, एक एल्केन हमें गिवन है, उसमें आइडेंटिफाई करना है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी कार्बन एटम एंड गिव द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स बॉन्डेड टू ईच वन ऑफ दीज। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे? इसका ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। ये हो गया CH3, उसके बाद क्या है? CH2, उसके बाद एक कार्बन पर क्या है? 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है। इन CH3 ग्रुप्स को भी हमने क्या कर लिया? ओपन करके लिख दिया। उससे नेक्स्ट कार्बन पर क्या है? CH2 ग्रुप अटैच्ड है। फिर उससे नेक्स्ट कार्बन क्या है हमारा? CH, और इससे 2 CH3 ग्रुप अटैच्ड है। ठीक है, इससे नेक्स्ट कार्बन पर क्या है? एक H ग्रुप अटैच्ड है और 2 क्या है? CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो ये हमारा इस तरीके से ये एक ओपन स्ट्रक्चर हो गया। अब प्राइमरी कार्बन क्या होता है? इसको लिख लेते हैं। प्राइमरी कार्बन होता है फर्दर बॉन्डेड टू 1 कार्बन। ठीक है, सेकेंडरी कार्बन कौन सा होता है? अटैच्ड टू 2 अदर कार्बन्स। टर्शरी क्या होता है? अटैच्ड टू 3 कार्बन्स। तो यहां पर देखो, शुरू करते हैं हम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट में जो पहला कार्बन है वो क्या है? प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि वो एक ही कार्बन से अटैच्ड है। दूसरा कार्बन क्या है हमारा? सेकेंडरी कार्बन है, क्योंकि वो 2 कार्बन से अटैच्ड है। फिर इससे नेक्स्ट कार्बन जो है हमारा, वो नेक्स्ट कार्बन हमारा क्या होगा? 4 कार्बन से अटैच्ड है, इसीलिए उसको हम क्या कहेंगे? क्वाटरनरी कार्बन कहेंगे। उससे नेक्स्ट कार्बन सेकेंडरी होगा, उससे नेक्स्ट टर्शरी। और देखो, जितने भी CH3 सब्स्टिट्यूएंट हमारे अटैच्ड हैं वो सारे क्या होंगे? प्राइमरी कार्बन होंगे, क्योंकि वो एक ही कार्बन से अटैच्ड हैं। अब हमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने हैं, किस कार्बन से कितने अटैच्ड हैं। तो देखो, पहले तो हम बताते हैं नंबर ऑफ प्राइमरी कार्बन यहाँ पर कितने हैं। तो काउंट करें तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5। जितने भी टर्मिनल कार्बन्स हैं, इनसे हमारे एक प्राइमरी कार्बन से, देखो अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स की बात करें, एक प्राइमरी कार्बन से 3 होंगे, तो 5 से कितने होंगे? 5 × 3, दिस इज इक्वल टू 15। नंबर ऑफ सेकेंडरी कार्बन्स हमारे कितने हैं? यहाँ पर काउंट करो, देखो 1 2, सिर्फ 2 कार्बन है। एक सेकेंडरी कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच होते हैं, तो 2 से कितने होंगे? 4। टर्शरी कार्बन हमारे यहाँ पर कितने हैं? सिर्फ 1 है, और यहाँ से हाइड्रोजन कितने अटैच्ड हैं? उससे 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है। क्वाटरनरी कार्बन भी है हमारे पास। क्वाटरनरी कार्बन कितने हैं? 1। हाइड्रोजन क्या है? 1 भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो क्वाटरनरी कार्बन क्या होता है? अटैच्ड टू 4 अदर कार्बन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, व्हाट इफेक्ट डज ब्रांचिंग ऑफ एन एल्केन चेन हैज ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट? तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल फोर्सेस। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैन डर वाल्स फोर्सेस। ठीक है, अब देखो, जब हम ब्रांचिंग को इंक्रीज करते हैं, ब्रांचिंग इंक्रीज करते हैं, तो सरफेस एरिया क्या होता है? डिक्रीज होता है। सरफेस एरिया डिक्रीजेस। देखो, अपवर्ड एरो का मतलब क्या होता है? इंक्रीजेस, और डाउनवर्ड एरो का मतलब होता है डिक्रीजेस। तो सरफेस एरिया जब डिक्रीज होगा तो हमारी
वैंडरवॉल जो इंटरेक्शंस होती हैं वो भी क्या होती हैं, डिक्रीज होती हैं। तो यहाँ पर देखो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि वैंडरवॉल फोर्सेस क्या हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। और वैंडरवॉल फोर्सेस डिक्रीज होंगी तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जैसे जैसे हमारी ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्केन्स क्या होगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन यील्ड्स 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है, क्लियर है सबको। वाइल इन द प्रेजेंस ऑफ अ परोक्साइड, कौन सा परोक्साइड है, बेंजोइल परोक्साइड, द सेम रिएक्शन यील्ड्स 1 ब्रोमोप्रोपेन, एक्सप्लेन एंड गिव मैकेनिज्म। तो जो एब्सेंस ऑफ बेंजोइल परोक्साइड की केस में जो होता है वो प्रोसीड्स थ्रू कार्बोकटाइन। ठीक है, एडिशन ऑफ HBr 2 मैकेनिज्म फॉलो करती है। पहला क्या होगा, एब्सेंस ऑफ परोक्साइड, एब्सेंस ऑफ परोक्साइड में जो मैकेनिज्म हमारा फॉलो होगा वो कार्बोकटाइन के थ्रू होगा। किस तरीके से होता है देखो, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर जो रूल फॉलो होता है वो होता है मार्कोवनिकोव्स रूल। कौन सा रूल फॉलो होता है यहाँ पर, मार्कोवनिकोव्स रूल की जो नेगेटिव पार्ट होता है विल गो टू द मोर सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। ठीक है, यहाँ पर मैंने HBr की एडिशन कराई। H पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, Br पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉजिटिव चार्ज पर अटैक करती है तो Br नेगेटिव रिमूव हो जाता है। यहाँ पर हमारा बनता है स्टेबल कार्बोकटाइन। ठीक है, यहाँ पर क्या बनता है, स्टेबल कार्बोकटाइन के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड होती है। यहाँ पर इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटाइन हमारा बन नहीं सकता। ये देखो वैलेंसी इस तरीके से कंप्लीट करनी है। अब क्या होगा, Br नेगेटिव का एडिशन हो जाएगा और हमें मिलता है क्या, 2 ब्रोमोप्रोपेन। इसको हम क्या कहेंगे, 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब हमारी बात आती है इन प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। जो सेकेंड मैकेनिज्म होगा वो हमारा फ्री रेडिकल से प्रोसीड करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ बेंजोइल परोक्साइड में क्या होता है, एंटी मार्कोवनिकोव रूल फॉलो होता है। इट फॉलोज एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। क्या फॉलो कर रहा है, इट फॉलोज एंटी मार्कोवनिकोव्स रूल। और यहां पर क्या होता है, नेगेटिव पार्ट विल गो टू द लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन। किस तरीके से होता है देखो, ये हमारा बेंजोइल परोक्साइड हो गया, परोक्सी लिंकेज है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, होमोलिसिस होता है। यहाँ पर हमारा क्या होगा, होमोलिसिस होता है। तो यहाँ पर बेंजोइल फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, इस तरीके से ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो होमोलिटिक क्लीवेज होके हमारे पास 2 सेम फ्री रेडिकल मिल जाएंगे। ठीक है, इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। इसको हम बोलते हैं बेंजोइल पेरोक्साइड फ्री रेडिकल। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में हमारी रिएक्शन होगी। अब जब इसको हम HBr के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या होगा, Br रेडिकल जनरेट हो जाता है। ये रेडिकल क्या करेगा, जो HBr की होमोलिटिक क्लीवेज होगी उसमें से H के साथ रिएक्ट करके बना देगा C6H5
सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस बी आर रेडिकल। अब ये जो बी आर रेडिकल होता है, ठीक है, ये क्या करेगा, देखो बी आर रेडिकल जनरेट करने के हमारे दो तरीके होते हैं, एक इस तरीके से और एक हमारा क्या होता है, ये जो रेडिकल हमारा बना है इससे फर्दर क्या बनेगा हमारा, एक और होमोलिटिक क्लीवेज के बाद फिनाइल रेडिकल बन जाएगा, C6H5 रेडिकल प्लस CO2 रिलीज हो जाएगी, ठीक है। अब ये फिनाइल रेडिकल HBr के साथ रिएक्ट करके क्या करता है, होमोलिटिक क्लीवेज के बाद C6H6 बना लेता है, ठीक है, प्लस क्या बनेगा हमारा, Br रेडिकल जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये Br रेडिकल अब हमारा क्या करता है, एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर देखो प्रोपीन आएगा हमारा, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप, ये था सेकेंड स्टेप। अब थर्ड स्टेप हमारा क्या होगा, ये Br रेडिकल हमारे प्रोपीन के साथ, ठीक है, कौन सी, देखो हमने क्या लिया था, प्रोपीन लिया है, तो प्रोपीन के साथ रिएक्ट करेगा और दो रेडिकल बना सकता है। देखो दो पॉसिबिलिटी होगी हमारी रेडिकल बनने की, एक तो बीच वाले कार्बन पर Br अटैच हो जाएगा तो साइड वाले कार्बन पर क्या हो जाएगा, रेडिकल बन जाएगा। एक क्या होगा, साइड वाले कार्बन पर Br अटैच हो जाएगा तो बीच वाले कार्बन पर रेडिकल बन जाएगा। तो जो मोर स्टेबल रेडिकल होगा, ये क्या है हमारा, मोर स्टेबल रेडिकल सेकेंडरी रेडिकल है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये क्या है, लेस स्टेबल है। तो मोर स्टेबल रेडिकल क्या देगा हमारा, मेजर प्रोडक्ट देगा, दिस विल गिव मेजर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, CH3 हमारा CH3 CH रेडिकल CH2Br के साथ HBr की रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या किया हमने, HBr की रिएक्शन होगी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, होमोलिसिस होगा, तो Br रेडिकल रिमूव हो जाएगा और H रेडिकल क्या हो जाएगा, इसके सेकेंड कार्बन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या बना, 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब ये 1 ब्रोमोप्रोपेन क्यों बना है, स्टेबल रेडिकल के थ्रू। तो यहाँ पर दोनों का मैकेनिज्म अलग है, तो इसलिए दोनों के प्रोडक्ट क्या होंगे, अलग होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब राइट डाउन द प्रोडक्ट ऑफ ओजोनोलिसिस ऑफ 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन। तो देखो 1,2-डाइमिथाइल बेंजीन क्या होता है, ये हो गई बेंजीन रिंग जिसपे फर्स्ट और सेकेंड कार्बन पर क्या होगा, CH3 ग्रुप अटैच्ड होगा, इसको हम ऑर्थोजाइलिन भी कहते हैं। हाउ डज द रिजल्ट सपोर्ट कीक्यूल स्ट्रक्चर फॉर बेंजीन। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसकी ओजोनोलिसिस हम करेंगे, ठीक है। ओजोनोलिसिस में सारे डबल बॉन्ड टूट के क्या होते हैं, हमारे कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या होती हैं हमारी, ओजोन होगा, ठीक है, हीट करेंगे और हमारे ZnH2O प्रेजेंट होता है। तो देखो इसी तरीके से मैं अभी यहाँ पर रिप्रेजेंट करूंगी, ये हो गया CH3, ठीक है, C डबल बॉन्ड O और उससे नेक्स्ट कार्बन पर भी क्या है, एक CH3 अटैच्ड है और क्या है, C डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। एक तो ये इस तरीके से ये कंपाउंड बना है, क्लियर है। अब एक क्या है, देखो दूसरा क्या बनेगा, यही डबल बॉन्ड, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड, यहाँ से यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन अटैच्ड है। फिर हमारा तीसरा डबल बॉन्ड जो टूटेगा उससे भी क्या बनेगा हमारा पास, C डबल बॉन्ड O, फिर एक सिंगल बॉन्ड जिससे कार्बन अटैच्ड है, फिर C डबल बॉन्ड O, और दोनों कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, हाइड्रोजन अटैच होगा, क्लियर है। तो यहां से क्या होगा, दो मॉलिक्यूल, इसको हम देखो सिंप्लीफाई करके मैं मॉलिक्यूल्स लिख रही हूं। यहां पर एक मॉलिक्यूल तो किसका मिलेगा, देखो CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम क्या कहते हैं, 1,3
तो देखो इसको हम क्या कहते हैं, 1,2 डाइमिथाइल ग्लायोक्सिल। देखो और यहाँ पर जो दूसरे हैं, जो वो दो मॉलिक्यूल सेम बने हैं, वो कौन से हैं, C डबल बोन OH, C डबल बोन OH, दो एल्डिहाइडिक ग्रुप जुड़े हुए हैं आपस में, इसको हम कहते हैं ग्लायोक्सिल। ठीक है, जब इस पे दोनों कार्बन पे, फर्स्ट और सेकंड कार्बन पर मिथाइल अटैच हो जाएगा तो इसको कहते हैं 1,2 डाइमिथाइल ग्लायोक्सिल। ठीक है, अब ये तो हो गया, डबल बॉन्ड्स हमारे इस तरीके से प्रेजेंट थे। यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि डबल बॉन्ड्स हमारे क्या है, उन दोनों कार्बन के बीच में प्रेजेंट हो जहां पर हमारा CH3 ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, अब जब इसकी ओजोनोलिसिस हम करेंगे तो देखो हमें क्या मिल रहा है, O3ZnH2O। हीट कर रहे हैं हम इसको, ये क्या है, जिंक का जब तक हमें ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस नहीं लिखा है तो हम उसको रिडक्टिव ही मानेंगे और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे। तो यहां से देखो क्या स्ट्रक्चर मिल रहा है हमें, CH3 C डबल बोन O, ये क्या हो गया, डबल बोन OH। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला बॉन्ड यहां से तोड़ेंगे हम, ध्यान से देखेंगे, ये वाला बॉन्ड हमने तोड़ा तो ये C डबल बोन OH आ गया, और इससे नेक्स्ट कार्बन पर भी क्या हो गया, C डबल बोन OH। इसी तरीके से जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड O हम तोड़ेंगे, वो जो C डबल बॉन्ड C तोड़ रहे हैं वहां से देखो क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड H। फिर हमारा ये कार्बन आएगा, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड O, और एक तरफ H नहीं, यहाँ पर क्या है, CH3 अटैच्ड है। तो अब यहाँ पर इनको सिंप्लीफाई करके देखो, रिप्रेजेंट करें तो हमें दो मॉलिक्यूल यहाँ पर ऐसे मिलेंगे जिन पर C डबल बॉन्ड O पर CH3 अटैच्ड है और दूसरा C डबल बॉन्ड O पर क्या है, H अटैच्ड है। और एक मॉलिक्यूल हमें मिलेगा किसका, ग्लायोक्सिल का। एक मॉलिक्यूल क्या मिलेगा, ग्लायोक्सिल का मिलेगा। इसको ग्लायोक्सिल कहेंगे, इसको मिथाइल ग्लायोक्सिल कहेंगे। ठीक है, क्लियर है, क्योंकि यहां पर एक ही कार्बन पर क्या है, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है, तो यहां से हमें देखो दोनों स्ट्रक्चर पर क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं, ऑल प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, all products are obtained from the two resonance hybrid structures। ठीक है, और उनको हम क्या कहते हैं, from two Kekule structure। ठीक है, structure of orthoxylene। इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि this proves that orthoxylene is a resonance hybrid of two Kekule structure। क्योंकि यहाँ पर जो सारे प्रोडक्ट्स हमें मिल रहे हैं, दोनों से देखो सेम प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें दोनों से डिफरेंट प्रोडक्ट मिल रहे हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि ये एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट देखो, अब अरेंज बेंजीन एंड हेक्सेन एंड इथाइन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर। तो यहाँ पर देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ हमारा, ये है। ठीक है, इस पर ये हाइड्रोजन अटैच्ड है। ठीक है, फिर हमें बताना है हेक्सेन। हेक्सेन में ध्यान से देखो क्या है, CH3 CH2 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 CH3, ये हमारा एन हेक्सेन हो जाएगा। सबके क्या लिख लेते हैं, हम नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, एन हेक्सेन। अब लास्ट में हमारा क्या बचा है, इथाइन बचा है। ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो यहां पर देखो बेंजीन में हमारे कार्बन्स क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एन हेक्सेन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और इथाइन की बात करें तो हमारे कार्बन क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड हैं। ठीक है, अगर इनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर से अरेंज करें, ठीक है, -I और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर क्या होता है,
sp हाइब्रिडाइज सबसे ज्यादा होता है, sp2 उससे कम, और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या होंगे हमारे, उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है सबसे कम होती है। और एसिडिक कैरेक्टर, अगर हम एसिडिक कैरेक्टर की बात करें तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -I इफेक्ट के। देयरफॉर ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर यहां पर क्या हो जाएगा, sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन का सबसे ज्यादा होगा, इथाइन का सबसे ज्यादा होगा, उससे कम हो जाएगा बेंजीन का, और सबसे कम किसका होगा, एनहेक्सेन का। क्लियर है, क्योंकि एनहेक्सेन में क्या है, sp3 कार्बन है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, why does benzene undergo electrophilic substitution reaction easily and nucleophilic substitution with difficulty? तो यहां पर बेंजीन में क्या होते हैं, हमारे पास 3 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। यहां पर हम क्या लिख देते हैं, 3 पाई बॉन्ड है, जिसकी वजह से वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ठीक है। यहां पर ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो ये क्या होगा, अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्या होगा, अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन से होते हैं हमारे, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल क्या करेंगे, इसके साथ इनकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इजी हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो हम यहां से लिख सकते हैं कि बेंजीन क्या होती है, इजीली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां पर हम लिख सकते हैं बेंजीन इजीली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है, तो इसकी वजह से एक तो हमने लिख लिया कि इट इज अट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, तो दूसरा क्या हो सकता है, इट इज रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, क्योंकि क्या होगा, दोनों नेगेटिव नेगेटिव चार्ज हो गए तो रिपेल करेंगे, तो हम लिख सकते हैं रिपेल्ड बाय इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्लियर है। और 3 पाई बॉन्ड की वजह से यहाँ पर क्या होता है, डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है। क्लियर है यहाँ से। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज क्या करेंगे, इसको रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि बेंजीन usually does not undergo nucleophilic substitution reaction or occurs with a lot of difficulty। तो यहां पर लिख सकते हैं benzene suffers from difficulty from nucleophilic substitution। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। पहला है हमारा इथाइन, तो इथाइन को हम बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये हम एक पॉलीमराइजेशन होती है किसकी, एल्काइंस की, जिसमें हम 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइन लेते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट होती है ये हमारी रिएक्शन। इसमें हम क्या डालते हैं, रेड हॉट आयरन, क्लियर, एट अ टेम्परेचर ऑफ 873 केल्विन, तो हमारा क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। देखो किस तरीके से होगा, यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स में अरेंज करके दिखाती हूँ। ये है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, फिर एक और है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और ये एक लास्ट मॉलिक्यूल CH ट्रिपल बॉन्ड CH का। तो यहाँ पर पॉलीमराइजेशन क्या होगी, ये जो ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड हमारा क्या होगा, इधर शिफ्ट हो जाएगा जहां पर बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो यहाँ पर सिमिलर कंडीशंस होंगी, तो हमारा क्या बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH, फिर जहां पर बॉन्ड नहीं था वहां सिंगल बॉन्ड आ गया, जहां पर ट्रिपल था वहां क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ये हमारी क्या बन जाएगी, बेंजीन बन जाएगी। सेकंड है इथीन। इथीन से हम बेंजीन कैसे बना सकते हैं, इसको ध्यान से देखेंगे रिएक्शन को।
CH2 डबल बॉन्ड CH2, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 इस क्या करेंगे कंपाउंड में हम डालेंगे, तो हमारा क्या होगा, डबल बॉन्ड पर Br की एडिशन हो जाएगी, तो CH2Br हमें मिल जाएगा 1,2 डाइब्रोमो इथेन। क्लियर है। अब हमने क्या किया, इस पर एल्कोहलिक KOH डाला। मेन हमें क्या करना है, यहाँ पर इथीन को इथाइन में कन्वर्ट करना है, और फिर हम क्या करेंगे, जो हमने फर्स्ट पार्ट में रिएक्शन की है उसी से हम बेंजाइन बना देंगे। ठीक है, एल्कोहलिक KOH डालेंगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, क्या आ जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CHBr, फिर हम एक और HBr मॉलिक्यूल रिमूव करने के लिए क्या डालेंगे, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। स्ट्रॉन्ग बेस हम यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH हम ले रहे हैं, किसमें, रेड हॉट आयरन Fe एट 873 केल्विन, तो हमारा क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, अब थर्ड हमारी जो कन्वर्जन है वो क्या है, देखो हमें हेक्सेन टू बेंजीन बनाना है, तो ये हमारी होती है क्या, साइक्लाइजेशन। अब तक हमने ऊपर जो दोनों पढ़ी हैं वो क्या है, पॉलीमराइजेशन, और देखो पार्ट 2 में एलिमिनेशन के बाद पॉलीमराइजेशन थी, बट मेन क्या था, पॉलीमराइजेशन। यहां पर जो मेन रिएक्शन है वो है साइक्लाइजेशन। एन हेक्सेन को देखो मैं यहाँ पर साइकिल की फॉर्म में अरेंज कर देती हूँ, CH2 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 एक और CH2 और लास्ट में क्या हो जाएगा, CH3। जब हम इस पर Cr2O3 कैटलिस्ट डालेंगे तो हमारी साइक्लाइजेशन हो जाएगी और ये बन जाएगा साइक्लोहेक्सेन। ये क्या बन जाएगा, साइक्लोहेक्सेन, और बाद में इसका क्या होता है, एरोमेटाइजेशन हो जाता है। लास्ट में इसका एरोमेटाइजेशन कराएंगे तो हमारी क्या बन जाएगी, बेंजीन रिंग बन जाएगी। इसमें एरोमेटाइजेशन में हमारे जो कंडीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, 773 केल्विन। देखो हम यहाँ पर जो टेम्परेचर इस रिएक्शन में यूज करेंगे वो क्या होता है, थ्रू आउट द रिएक्शन 773 केल्विन एंड 10 to 20 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारा होता है। क्लियर, तो इस तरीके से तीनों पार्ट में हमें बेंजीन मिल गई। नेक्स्ट क्या है, राइट ऑल द स्ट्रक्चर्स of alkene which on hydrogenation gives 2-methyl butane। तो देखो 2-methyl butane का स्ट्रक्चर बनाएंगे, फिर उसमें हम जगह जगह क्या बना देंगे, डबल बॉन्ड, जहां जहां से वो स्ट्रक्चर मिल सकता है। तो 2-methyl butane क्या होगा, CH3, फिर सेकेंड कार्बन पर क्या है, एक हाइड्रोजन हटा के मिथाइल ग्रुप लगा देंगे, फिर हमारा CH2 CH3, ये हो गया क्या, 2-methyl butane। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ H2 एट डबल बॉन्ड। तो यहां पर हम देखो कहां कहां पर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, ध्यान से देखेंगे। एक अगर हमने क्लियरली इसको यहां पर लिख लेते हैं, फिर से ध्यान से देखेंगे, अगर यहां पर मैं एरो लगा रही हूं उल्टा करके कि हम एक एल्कीन बनाएंगे और उसका हाइड्रोजनेशन करेंगे, किसका, H2 इन प्रेजेंस ऑफ Pt, पैलेडियम और निकल। तो यहां पर देखो कौन कौन सी एल्कीन पोजीशन, एक तो पहले ही कार्बन पर डबल बॉन्ड हमारा प्रेजेंट हो, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH2 CH3, ठीक है। एक प्रोडक्ट हमारा इस तरीके से हो सकता है कि दूसरे कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है, क्या होगा ये, CH3C डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 है लास्ट में हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सेकेंड कार्बन पर CH3 प्रेजेंट है। एक हमारा क्या हो सकता है, लास्ट कार्बन पर प्रेजेंट हो, CH3 CH, फिर हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पर, अब सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, अब सेकेंड कार्बन पर क्या है, CH3 ग्रुप अटैच्ड है। तो यहां से ये 3 हमारी एल्कीन पॉसिबल है जिनसे कि हमारा क्या हो सकता है, हाइड्रोजनेशन करने पर 2-methyl butane आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगर मैं इस CH3 पर या इस ये वाले कार्बन, इन दोनों में से किसी पर भी डबल बॉन्ड बनाऊं तो सेम स्ट्रक्चर हमें मिलेगा।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विद एन इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल की तरफ क्या हमें क्या बतानी है, उनकी रिएक्टिविटी बतानी है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, इलेक्ट्रोफाइल प्लस बेंजीन का कोई डेरिवेटिव है तो वो हमें क्या देता है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन पर अगर प्लस एम या फिर हम इसको क्या कहते हैं प्लस आर या फिर प्लस एच ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं रिएक्टिविटी को, इंक्रीजेस रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं यहाँ ES से रिप्रेजेंट करूंगी, और अगर माइनस एम या माइनस आर ग्रुप प्रेजेंट है और उस पर माइनस एच माइनस आई ग्रुप्स अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या करते हैं, डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन, डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो अब हमें यहाँ पर बस ग्रुप्स को आइडेंटिफाई करना है। ए में हमें क्या गिवन है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और बी में क्या है, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन। देखो लिख लेते हैं हम, यहां पर ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है, ठीक है। स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा, हमें ऑर्डर बताना है इनका। फिर है हमारा 2,4 डाइनाइट्रो, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और फिर क्या है हमारा पैराक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। तो NO2 क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, ठीक है। तो यहां से हम लिख सकते हैं NO2 इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये क्या करता है, डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी, डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन क्या, टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां से जो ऑर्डर आएगा हमारा, क्लोरोबेंजीन क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम रिएक्टिव होगा पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, पैरानाइट्रोक्लोरोबेंजीन, और सबसे कम क्या होगा, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि उसमें क्या है, 2 नाइट्रो ग्रुप्स अटैच्ड हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लिखेंगे 2NO2 ग्रुप्स, जिसकी वजह से क्या होगी, लीस्ट रिएक्टिविटी होगी, क्या होगी, लीस्ट रिएक्टिविटी। अब ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है, टोलुइन गिवन है। ऑप्शन बी में हमें क्या गिवन है, टोलुइन, मतलब बेंजीन पर CH3 है। फिर हमें सेकंड कंपाउंड क्या गिवन है, पैरानाइट्रोटोलुइन, ठीक है। पैरानाइट्रोटोलुइन में क्या होगा, पैरा पोजीशन पर हमारा NO2 होगा, और लास्ट में हमें क्या गिवन है, नाइट्रोबेंजीन, मतलब दोनों जो ग्रुप्स हैं पैरा पोजीशन पर वो हमारे क्या है, NO2 ग्रुप्स हैं। तो हम यहाँ पर सेम रूल अप्लाई करेंगे, इससे हमारा देखो क्या आ जाएगी रिएक्टिविटी, मान लो ये कंपाउंड 1 है, ये कंपाउंड 2, ये कंपाउंड 3, तो 1 सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, 2 उससे कम, और 3 क्या होगा, उससे भी कम, क्योंकि यहाँ पर क्या है, 2 नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अब, आउट ऑफ बेंजीन, मेटानाइट्रोबेंजीन एंड टोलुइन विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली एंड व्हाई। नाइट्रेशन हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होती है। नाइट्रेशन हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है NO2 पॉजिटिव। तो यहां से हम अपना इलेक्ट्रोफाइल लिखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होगा NO2 पॉजिटिव, क्लियर है। अब ये किस तरीके से बनता है, देखो नाइट्रेशन में हम क्या यूज करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4,
ठीक है, इसका स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर बना रही हूँ। और हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3। तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो ये हमारा HNO3 जो है, ठीक, क्या होता है, ये एक प्रोटॉन एक्सेप्टर की तरह यहाँ पर बिहेव करेगा। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर क्या ले लेगा, यहाँ पर H पॉजिटिव ले लेगा फ्रॉम H2SO4 और ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारे पास देखो क्या कंपाउंड बनेगा, इस ऑक्सीजन पर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमारा NO2 से अटैच्ड है, प्लस HSO4 नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, ये क्यों, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है H2SO4, इसीलिए ये H पॉजिटिव दे देगा। अब यहां से ये इक्विलिब्रियम में रहेगा, किसके साथ, वाटर रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड के साथ वाटर रिमूव हो जाएगा और नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हमें बतानी है कि यहाँ पर किसकी होगी, आउट ऑफ बेंजीन, मेटानाइट्रोबेंजीन एंड टोल्यूइन। तो यहां से देखो, हम ध्यान से देखेंगे, जो NO2 ग्रुप होते हैं, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं जो हमारे डायनाइट्रोबेंजीन पर प्रेजेंट है। तो देखो, सबसे पहले जनरल स्टेटमेंट हम यहां पर लिखते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स क्या करते हैं, increases the reactivity of benzene toward electrophilic substitution, जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था। एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी, एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ बेंजीन टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है। तो यहां पर जो हमें 3 कंपाउंड्स गिवन हैं, उनमें से सबसे ज्यादा क्या होगा, टोल्यूइन हमारा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो CH3 होता है वो क्या होता है, +H एंड +I ग्रुप होता है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा। इसमें क्या होगी, मैक्सिमम नाइट्रेशन होगी। इसमें हमारी क्या है, मैक्सिमम नाइट्रेशन होगी। उससे कम होगी बेंजीन में, कोई ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। और सबसे कम क्या होगी, डाइनाइट्रोबेंजीन में। मेटा डाइनाइट्रो है तो मेटा पोजीशन पर दोनों NO2 ग्रुप प्रेजेंट होंगे। ठीक है, एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर। ये क्या होगा, NO2 जो हमारा होता है वो -M और -I ग्रुप होता है। ये इसको हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। इसीलिए क्या होगा, ये लीस्ट रिएक्टिव होगा। ये क्या होगा, हमारा लीस्ट रिएक्टिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब सजेस्ट द नेम ऑफ अ लुईस एसिड अदर देन एनहाइड्रस AlCl3। ये हमारे क्या है, इसको हम थोड़ा सा क्लियरली लिख लेते हैं, अदर देन अनहाइड्रस AlCl3 which can be used during ethylation of benzene। तो यहां पर अदर लुईस एसिड देखो, यहां पर कौन कौन से होते हैं, लुईस एसिड, acids which can be used during Friedel-Crafts reaction। देखो यहाँ पर फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्यों लिखा मैंने, इथाइलेशन ऑफ बेंजीन जो है वो हमारी क्या होती है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन होती है। तो इसको हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर लेते हैं। इथाइलेशन ऑफ बेंजीन क्या है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है। और जो हम अदर लुईस एसिड यूज कर सकते हैं होते हैं FeCl3, SnCl4, BF3, इस तरीके से। क्लियर है सबको। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, अब why is Wood's reaction not preferred for the preparation of alkene
containing odd number of carbon atom. Illustrate your answer by taking an example. तो वुड्स रिएक्शन का हमें बताना है कि इवन नंबर पर ही क्यों पॉसिबल है, उस पे ऑड नंबर ऑफ एल्कीन्स क्यों नहीं बना सकते हैं. एल्केन्स, वुड्स रिएक्शन से हम क्या बनाते हैं, एल्केन्स बनाते हैं. तो यहां पर हम लिख देते हैं वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स. सिंथेसिस ऑफ सिमेट्रिकल एल्केन्स. देखो एल्केन्स तो हम इससे दूसरे भी बना सकते हैं, अनसिमेट्रिकल भी बना सकते हैं, क्योंकि बट यहाँ पर जो ईल्ड है उसके बेसिस पर हम बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्केन्स की क्या होती है, मैक्सिमम ईल्ड हमें मिलती है. क्लियर. अब यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्केन्स क्या होते हैं, एल्केन्स विद एन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो यहां पर देखो रिएक्शन में हमारा क्या होता है, रिएक्शन जो हमारी होती है, देखो CH3Br, दो अल्काइल हैलाइड्स हम लेते हैं. ठीक है, दो अल्काइल हैलाइड्स हमने लिए हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी मेटल, और हम क्या लेते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है. तो 2NaBr रिमूव हो जाता है और जो दो एल्काइल ग्रुप्स होते हैं उनमें आपस में क्या होता है, बॉन्ड बन जाता है. ठीक है, यहां पर क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा. यहां पर ये क्या है, इवन नंबर ऑफ एल्केन हमारा मिला है. ठीक है, अगर हम कोई और भी प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, ये जो रिएक्शन होती है इट प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. प्रोसीड्स थ्रू फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. अब देखो मैं एक सिंपल सा और एग्जांपल ले देती हूं. एक तरफ तो मैंने ले लिया CH3Br, ठीक है, फिर मैंने क्या किया, 2Na की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन कराई CH3CH2Br से, मतलब मिथाइल और इथाइल ब्रोमाइड की रिएक्शन कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर. ठीक है, यहां पर जो रेडिकल्स हमारे जनरेट होंगे, देखो एक तो 2NaBr हमारा रिमूव हो जाएगा और रेडिकल जो जनरेट होंगे वो क्या होंगे, CH3 रेडिकल प्लस CH2CH3 रेडिकल, इथाइल एंड मिथाइल रेडिकल. तो यहां पर जो पॉसिबिलिटी होती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की वो क्या होगी कि पहले तो मिथाइल मिथाइल रेडिकल हमारे बन जाए, कंबाइन होके क्या बना दे, इथेन. फिर हमारे क्या होते हैं, आपस में इथाइल रेडिकल भी ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों ही इथाइल रेडिकल ज्वाइन होके क्या बना दे, हमारा प्रोडक्ट बना दे. तो यहां पर जब हम अनसिमेट्रिकल एल्केन लेते हैं तो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं. ठीक है, या फिर हो सकता है एक इथाइल और एक मिथाइल रेडिकल बनके हमारे पास क्या बना दे, प्रोपेन बना दे. तो यहां पर मैंने क्या लिया है, अनसिमेट्रिकल एल्केन्स के केस में हमें क्या मिलता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट. यहां पर क्या बना है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिला है, बट सब में क्या है, इवन नंबर ऑफ एल्केन्स हैं. सब में देखो यहां पर हमारा क्या मिला, एक हमें कंपाउंड मिला है जिसमें क्या है, ऑड नंबर ऑफ एल्केन है. तो यहां पर कोई एक प्रोडक्ट हमें नहीं मिला है, यहां पर हमें क्या मिला है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिला है अनसिमेट्रिकल एल्केन के केस में. इसीलिए सबके बॉइलिंग पॉइंट यहां पर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, इसलिए उनको क्या करना है, सेपरेट करना डिफिकल्ट हो जाता है. तो यहां पर लिख लेते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दीज एल्केन्स are very close, hence क्या होगा, it become difficult to separate them. It become difficult to separate them. ठीक है, तो इसीलिए हमारा क्या होता है, वुड्स रिएक्शन इज, therefore वुड्स रिएक्शन is used to prepare symmetrical alkanes only. Used to prepare symmetrical alkanes only. क्लियर है यहां से? तो यहां से हमारा करेक्ट आंसर हमने देख लिया है. क्या होगा
कि वुड्स रिएक्शन इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को प्रिपेयर करने के लिए किया जाता है, ओड नंबर अगर प्रिपेयर हो रहे हैं तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है जिनको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो ये था हमारा एनसीईआरटी डिस्कशन। आई होप सबको सारे क्वेश्चन सब अच्छे से क्लियर हैं। दैट्स ऑल अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच बच्चों, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।